मैं नीतू शर्मा प्रस्तुत कर रही हूँ उपन्यास तमस का ऑडियो बुक का भाग 2। पहले भाग में हमने अध्याय 1 और 2 का पाठ किया था। अब प्रस्तुत है अध्याय 3 से। प्लीज़ सभी ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। अध्याय 3। गली में कदम रखते ही नत्थू ने चैन की सांस ली। गली में अंधेरा था, जबकि सड़कों पर अंधेरा छटने लगा था। नत्थू जल्दी से जल्दी गलियों का जाल लांघकर अपने डेरे पर पहुंच जाना चाहता था। उस बदबू भरी कोठरी में से निकलकर उसने खुली हवा में चैन की सांस ली। जिस भांति उसकी रात बीती थी, उसकी तुलना में अजजगी गलियों में उसे शांति का भास हुआ। बाईं ओर उसे औरतों के धीमे धीमे बतियाने की और चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पास से गुजरते हुए देखा, नल के किनारे 2-3 औरतें अपने अपने घड़े सामने रखे बैठी बतिया रही थीं। नल में अभी पानी नहीं आया था। नत्थू को यह भी भला लगा। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसके पैर को ठोकर लगी। उसे लगा जैसे उसके पाँव से टकराकर कोई चीज़ बिखर गई हो। फिर वह समझ गया और समझते ही उसका शरीर झंझना उठा। एक घर के सामने कोई औरत टोना कर गई थी। कुछ तिगलियों में लिपटे कंकड़ और गुथे आटे का पुतला और उसमें खोसी हुई लकड़ी की खपच्चियाँ थीं। कोई बदनसीब औरत अपना क्लेश किसी दूसरे के घर पर डालने के लिए टोना कर गई थी। नत्थू ने इसे अपने लिए अपशगुन समझा। ऐसी रात बिताने के बाद टोने पर पैर आ जाने पर गहरी खींच उठी, पर दूसरे ही क्षण वह संभल गया। आमतौर पे ये टोने बच्चों पर से ग्रह टालने के लिए किए जाते हैं, जबकि नत्थू के कोई औलाद नहीं थी। वह आश्वस्त सा फिर आगे बढ़ गया। इस गली को वह भली भांति पहचानता था। जहाँ से वह गली में दाखिल हुआ था, वहाँ कुछ दूरी तक मुसलमानों के घर थे। 1-2 धोबियों के, कुछ कसाईयों के, जो गली के बाहर छोटी सी सड़क के किनारे गोश्त की दुकानें लगाते थे। यहीं पर मोहम्मद हमलावर हमाम वाला भी रहता था। आगे चलकर कुछ घर हिंदुओं और सिखों के पड़ते थे और गली के अगले छोर तक पहुँचते पहुँचते फिर मुसलमान शेखों के घर शुरू हो जाते थे। एक घर के अंदर से गुजरते हुए उसे अंदर से किसी बूढ़े की आवाज़ आई, या अल्लाह, कुल दी खैर, कुल दा भला। बूढ़ा जाग कर सभी के कुल की दुआ कर रहा था। फिर उसके खखारने और अंगड़ाई लेकर उठने की आवाज़ आई। लोग जाग रहे थे। वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि उसका दायां पैर फिर किसी लसलसी चीज़ में धंस गया और वह गिरते गिरते बचा। साथ ही गोबर की तीखी गंध आई। उसने खींचकर पैर निकाला तो अधटूटा घड़ा लुढ़क गया। वह समझ गया, और जहाँ पहले उसके मुंह में से गंदी गाली निकलने जा रही थी, वहाँ एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर खेल गई। टोने का अपशगुन इस ठोकर ने जैसे धो पोंछ डाला हो। कुछ दिन से तपिश बढ़ रही थी और आसमान से छींटा नहीं पड़ा था। जब कभी छींटा पड़ने में देर हो जाती थी, मोहल्लों में मनचले लड़के टूटे घड़े से गोबर और गाय घोड़े की मूत्र इकट्ठा करके किसी मूजी के घर की ड्योढ़ी में फेंक आते थे। इसे बारिश बुलाने का शगुन माना जाता था। एक घर के सामने एक आदमी गली में बंधी गाय के पास खड़ा सानी पानी कर रहा था। पास ही किसी घर में से प्याले खनकने और साथ में चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ आई। चाय तैयार हो रही थी। इतने में सामने से कोई औरत दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे मुंह से गुनगुनाती हुई पास से गुजरी। उसने हाथ में कटोरी उठा रखी थी। कोई औरत मंदिर या गुरुद्वारे में माथा नवाजे जा रही है, नत्थू ने मन ही मन कहा। बड़े सहज सामान्य ढंग से दिन का व्यापार शुरू हो रहा था। तभी गली के सिरे की ओर से नत्थू को एक तारा बजाने की और
साथ में किसी फ़कीर के गाने की आवाज़ आई। यह आवाज़ वह पहले भी सुन चुका था, पर उसने इस फ़कीर को कभी देखा नहीं था। प्रभात के झुटपुटे में यह फ़कीर अक्सर एक तारा बजाता और धीमी आवाज़ में गाता हुआ शहर की गलियों में से गुज़र जाया करता था। विशेषकर रमज़ान के दिनों में, जब मुसलमान लोग सुबह सवेरे उठकर अपना रोज़ा खोलते थे। नज़दीक पहुंचने पर उसने देखा, फ़कीर ऊंचे कद का, लंबे छरहरे बदन का बूढ़ा आदमी था। छोटी सी सफ़ेद दाढ़ी और सिर पर चिंदिया टोपी और लंबा चोंगा और कंधे पर से बड़ा सा झोला लटक रहा था। नत्थू रुक गया। वह चाहता था कि फ़कीर के गीत के शब्द उसके कान में पड़ें। तूने गाफला जाग न आई, चिड़िया बोल रहियां, ए गाफिल तू अभी तक सोया पड़ा है, जबकि पक्षी चहचहाने लगे हैं। फ़कीर गीत गाता हुआ आ रहा था। एक तारे की धीमी सी आवाज़, जो अक्सर नत्थू के सपनों में घुल मिल जाया करती थी और सोए सोए भी उसे प्यारी लगती थी, अब भी उसे बड़ी मीठी लगी। उसने जेब में से एक पैसा निकालकर फ़कीर के हाथ में दे दिया। अल्लाह सलामत रखे, घर भरे रहे, फ़कीर ने दुआ दिया। नत्थू आगे बढ़ गया। गली पार करने पर वह कुछ कुछ उजाले में आ गया, जहाँ से तांगा हाँकने वाले गाड़ी वालों का मोहल्ला शुरू हो जाता था। सड़क पर पहुँच जाने पर भी दृश्य बहुत कुछ बदला नहीं था, केवल यहाँ उजाला हो चला था। सड़क किनारे 2-3 तांगे खड़े थे, जिनके बम आसमान की ओर उठे हुए मानो सबके लिए दुआ मांग रहे थे। लंबी दीवार के सामने खड़ा एक गाड़ीवान अपने घोड़े को खरहरा कर रहा था। पास में बैठी 2 औरतें गोबर की थापियां बना बनाकर अभी से मिट्टी की दीवार पर लगा रही थी। सड़क के बीचों बीच एक घोड़ा अपने आप अकेला ही सहज स्वाभाविक गति से चहलकदमी कर रहा था। प्रातःकाल के शांत सुहावने समय में जगह जगह हल्की हल्की जीवन की गति अंगड़ाइयाँ ले रही थी। नत्थू को लगा जैसे वह टहलने निकला। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे या पहचाने, पर साथ ही साथ उसके मन की अपनी बड़बड़ाहट बहुत कुछ दूर हो चुकी थी और वह स्वयं चहलकदमी सी करता हुआ एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जा रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, छकड़ा कहाँ तक पहुँचा होगा, वह किस ओर जा रहा होगा। बड़ा असंगत सा सवाल था, पर ख्याल आते ही अनायास ही उसके कदम तेज हो गए। क्या वह दूर छावनी में पहुँच चुका होगा? संभव है सलोतरी के अस्पताल के सामने इस वक्त खड़ा हो। नत्थू के मुंह से गाली निकली। क्या दिन के वक्त सूअर को नहीं मारा जा सकता था? सलोतरी को मरे हुए सूअर की क्या ज़रूरत पड़ गई? ज़रूर कहीं सूअर का मांस बेचने के लिए उसे मरवाया गया होगा। रात का व्यापार याद करके उसके बदन में सिहरन सी हुई। उसने बड़ी भौंडी रात काटी थी। पसीना, सूअर की बू, बंद कोठरी, सूअर की हुंकारें। 3 बार सूअर ने अपनी थुथनी से उसके पैर चाटे थे और उसकी चमड़ी ही पैरों पर से नोच डाली थी। सूअर के मरने तक नत्थू स्वयं अधमरा सा हो चुका था। भाड़ में जाए मुराद अली, जहाँ नत्थू का मन आएगा वहीं घूमेगा। उसने जेब पर हाथ लगाकर फिर से नोट की चरमराहट सुन ली। हमें क्या, हमने अपने पैसे खरे कर लिए हैं। चरनी के पास पहुंचकर वह दाएं हाथ घूम गया। तभी दूर शेखों के बाग की घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। शायद 4 का घंटा बजा रही थी। इस वक्त उसकी आवाज़ कितनी साफ सुनाई दे रही थी। दिन के वक्त कभी सुन नहीं पड़ती, शहर के शोर में खो जाती थी। इस वक्त तो लगता आसमान के रास्ते आकर उसके कानों में पड़ रही है। कुछ ही क्षण बाद दूर शहर के बीचों बीच
ऊंचे टीले पर बने शिवालय पर से मंदिर की घंटियों की आवाज़ आई। आवाज़ें बढ़ रही थीं। जगह जगह घरों के दरवाजे खुल रहे थे। कुछ लोग खखारते अपनी छड़ियाँ सड़क पर पटपटाते घूमने जा रहे थे। एक बकरवाहा अपनी 3-4 बकरियां लिए बकरियों का दूध बेचने निकल पड़ा था। नत्थू के कदम फिर शिथिल पड़ गए। उसे सुबह की शीतल सुहावनी हवा में घूमने में मज़ा आ रहा था। अब वह गाड़ी वालों का मोहल्ला लांघ आया था और इमामदीन के मोहल्ले के बाहर कमेटी के बड़े मैदान के किनारे रेलिंग के साथ साथ चलता जा रहा था। दाएं हाथ रेलिंग के पार ढलान थी और ढलान उतरकर बहुत बड़ा मैदान शुरू हो जाता था। इस मैदान में हर आए दिन कुछ न कुछ होता रहता था। जाड़ों में हर इतवार को यहाँ कुत्तों की लड़ाई हुआ करती थी। लोग शर्तें बांधते थे। जख्मी कुत्ते मैदान में से भागने की कोशिश करते तो चारों ओर खड़ी भीड़ उसे भागने नहीं देती थी। यहीं पर इसी मैदान में नेज़ाबाजी हुआ करती थी। हज़ारों का जमाव होता था। यहीं पर बाहर से आने वाले सर्कस लगा करते थे। ताराबाई का सर्कस और परशुराम का सर्कस। यहीं पर बैसाखी का ढोल बजा करता था और दंगल हुआ करते थे। यहीं पर अब सियासी जलसे होने लगे थे। अब आए दिन जलसे होते थे। इस मैदान में मुस्लिम लीग के जलसे होते थे और बेलचा पार्टी के भी, जबकि कांग्रेस के जलसे यहाँ से दूर अनाज मंडी के पास छते हुए मैदान में होते थे। उसने जेब में से बीड़ी निकाली और ठंडी ठंडी रेलिंग पर बैठकर बीड़ी के कस लगाने लगा। तभी इमामदीन के मोहल्ले के पीछे से मस्जिद में से अजान पढ़ने की आवाज़ आई। प्रभात का अंधेरा एक और परत छनकर गिर गया था और आसपास के घर कुछ कुछ साफ नज़र आने लगे थे। नत्थू रेलिंग पर से उतर आया और बीड़ी बुझा दी और फिर से इमामदीन के मोहल्ले की गलियों का रुख किया। उसे सहसा याद हो आया था कि मुराद अली इसी कमेटी के मैदान के एक और कहीं रहता था। उसे यकीनी तौर पर तो मालूम नहीं था, लेकिन उसने 2-1 बार मुराद अली को उस ओर से आते देखा था। यूँ तो मुराद अली शहर भर में घूमता था, अपनी पतली सी छड़ी उठाए सड़कों के बीचों बीच चलता, कभी मोहल्ले में तो कभी किसी मोहल्ले में नज़र आया करता था। उसकी घनी काली मूँछों के बीच कभी भी उसके दांत नज़र नहीं आते थे। हंसता भी तब भी नज़र नहीं आते थे, केवल बाँछें खिल जाती थी और उसके गोल मटोल चेहरे में आँखें, छोटी छोटी पैनी आँखें सांप की आँखों की तरह चमकती रहती थीं। क्या मालूम यहीं कहीं फिर से नज़र आ जाए। यहाँ से चल देना ही बेहतर है। अगर कहीं उसने देख लिया तो बिगड़ेगा। उसने नत्थू से ताकीद की थी कि सूअर का लाश उठवा देने के बाद वह उसी कोठरी में मुराद अली का इंतज़ार करे, पर नत्थू वहाँ से भाग आया था। सूअर कटाई के पैसे मिल गए तो क्यों वहाँ कचरे और बू में पड़ा रहता। नत्थू एक संकरी गली में दाखिल हो गया और कुछ दूर जाकर दाएं हाथ को एक दूसरी गली में मुड़ गया, जो बल खाती हुई उत्तर की ओर चली गई थी। थोड़ी दूर जाने पर उसके कानों में किसी गान मंडली की आवाज़ पड़ी, वैसे ही जैसे कुछ देर पहले फ़कीर के गाने की आवाज़ आई थी। वह कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया था कि दूर सामने वाली गली के मोड़ पर उसे गाने वालों की आवाज़ अधिक स्पष्ट और ऊंची सुनाई देने लगी। नत्थू समझ गया था कि यह कोई प्रभात फेरी की मंडली होगी। उन दिनों शहर में कुछ ज़्यादा ही जलसे जुलसे नज़र आने लगे थे। नत्थू की समझ में कुछ भी साफ नहीं था, पर हवा में नारे थे और उन्हें वह बहुत दिनों से सुनता आ रहा था। यह गान मंडली कांग्रेस वालों की जान पड़ती थी, क्योंकि मंडली के आगे आगे कोई आदमी तिरंगा झंडा उठाए आ रहा था। जब मंडली नज़दीक पहुंची तो नत्थू एक ओर को गली की दीवार के साथ सटकर खड़ा हो गया। मंडली गीत गाती हुई सामने से गुजर लगी। उसने देखा
8-10 लोग थे। 2-1 के सिर पर सफ़ेद गांधी टोपी थी, कुछ के सिर पर फैज़ टोपी थी। 2-1 सरदार भी थे। उम्र रसीदा लोग भी थे और जवान भी। उसके पास से गुजरने पर एक आदमी ने ऊंची आवाज़ में नारा लगाया, कौमी नारा, वंदे मातरम, बोल भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। इसके बाद सहसा केवल क्षण भर की चुप्पी के बाद कुछ ही दूरी पर जहाँ एक और गली की इस गली को काट गई थी, एक और नारा उठा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। नथु ने झट से मुड़कर देखा। 3 आदमी गली के मोड़ पर से सहसा प्रकट हो गए थे और नारे लगाने लगे थे। नथु को लगा जैसे गली के बीचों बीच खड़े वे गान मंडली का रास्ता रोके खड़े हैं। इन 3 आदमियों में से एक के सिर पर रूसी टोपी थी और आँखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा था। वह आदमी गली के बीचों बीच खड़ा मंडली को ललकारता हुआ सब बोल रहा था, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, इसके साथ मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं है। इसका जवाब मंडली की ओर से एक बड़ी उम्र के आदमी ने दिया, कांग्रेस सबकी जमात है, हिंदुओं की, सिखों की, मुसलमानों की। आप अच्छी तरह से जानते हैं महमूद साहब, आप भी पहले हमारे साथी थे। और उस वयोवृद्ध ने आगे बढ़कर रूमी टोपी वाले आदमी को बाहों में भर लिया। मंडली में से कुछ लोग हंसने लगे। रूमी टोपी वाले ने अपने को बाहों में से अलग करते हुए कहा, यह सब हिंदुओं की चालाकी है बख्शी जी, हम सब जानते हैं। आप चाहें तो कहें, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकती। दोनों मंडलियां एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। लोग बतिया भी रहे थे और एक दूसरे पर चिल्ला भी रहे थे। वयोवृद्ध कांग्रेसी कह रहा था, वह देख लो, सिख भी है, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। वह अजीज़ सामने खड़ा है, हकीम जी खड़े हैं। अजीज़ और हकीम हिंदुओं के कुत्ते हैं। हमें हिंदुस्तान से नफ़रत नहीं, इनके कुत्तों से नफ़रत है। उसने इतने गुस्से से कहा कि कांग्रेस मंडली के दोनों मुसलमान खिसिया गए। मौलाना आज़ाद क्या हिंदू हैं या मुसलमान? वयोवृद्ध ने कहा, वह तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। मौलाना आज़ाद हिंदुओं का सबसे बड़ा कुत्ता है। गांधी के पीछे दुम हिलाता फिरता है जैसे वे कुत्ते आपके पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। इस पर वयोवृद्ध बड़े धीरज से बोले, आज़ादी सबके लिए है, सारे हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान की आज़ादी हिंदुस्तानियों के लिए होगी। आज़ाद पाकिस्तान में ही मुसलमान आज़ाद होंगे। तभी गान मंडली में से एक दुबला पतला सरदार मैले कुचैले कपड़े पहने और बगल में बेत दबाए हुए आगे बढ़ा और चिल्लाकर बोला, पाकिस्तान मेरी लाश पर। इस पर कांग्रेस मंडली के लोग हंसने लगे। चुप हो चुप, किसी ने उसे चुप कराने को कहा। नथु को भी उसकी तीखी खरज आवाज़ सुनकर अटपटा लगा था। लोगों को हंसता देखकर उसने समझ लिया कि यह कोई सनकी आदमी होगा। पर वह बोले जा रहा था, गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान उनकी लाश पे बनेगा, मैं भी पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। लोग फिर हंसने लगे। गुस्सा थूक दो जनरल, बस बस जनरल, कभी चुप भी रहा कर, बख्शी जी ने कहा। इस पर जनरल बिगड़ उठा, मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ौज का आदमी हूँ, मैं सबको जानता हूँ, आपको भी जानता हूँ। लोग हंसने लगे। पर जब गान मंडली आगे बढ़ने लगी तो रूमी टोपी वाले ने रास्ता रोक लिया। आप इधर से मत जाइए, यह मुसलमानों का मोहल्ला है। क्यों? वयोवृद्ध बोला, आप सारे शहर में पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, कोई आपको रोकता है? हम तो सिर्फ हुब्बुल वतनी की गीत गा रहे हैं। इस पर रूमी टोपी वाले कुछ पिघल सा गया, पर बोला, आप लोग जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन हम इन कुत्तों को तो आप अपने मोहल्ले में नहीं घुसने देंगे। और उसने फिर दोनों बाह फैला दी, मानो गली का रास्ता फिर से रोक रहा हो। तभी नत्थू ने देखा रूमी टोपी वाले में से
थोड़ा हटकर पीछे की ओर मुराद अली खड़ा है। उसे देखते ही नत्थू का सारा शरीर झंझना उठा। यह कहाँ से पहुँच गया है? नत्थू दीवार के साथ साथ सरकता हुआ गान मंडली के पीछे हो गया। मुराद अली ने कहीं देख तो नहीं लिया। गान मंडली के सदस्यों के पीछे खड़ा वह सचमुच छिप सा गया था। यहाँ से उसे मुराद अली भी नज़र नहीं आ रहा था। कुछ देर स्तब्ध सा खड़ा रहने के बाद उसने सिर टेढ़ा करके देखा। मुराद अली वहीं पे खड़ा था और दूर से बहस में उलझे लोगों की बातें सुन रहा था। नत्थू धीरे धीरे पीछे की ओर सरकने लगा। जब तक ये लोग बहस में उलझे रहेंगे, मुराद अली भी शायद वहीं बुत बना खड़ा रहेगा। यही मौका है यहाँ से निकल भागने का। अगर मुराद अली ने देख लिया है तो वह ज़रूर डेरे पर पहुँच जाएगा और जवाब तलबी करेगा। कुछ दूर तक सरकते रहने पर नत्थू ने सहसा पीठ मोड़ी और तेज़ चलने लगा और शीघ्र ही गली का मोड़ मुड़कर आँखों से ओझल हो गया और सरपट भागने लगा। चौथा अध्याय। टीले के ऊपर पहुंचकर दोनों ने अपने घोड़े रोक लिए। सामने दूर तक चौड़ी घाटी फैली थी जो पहाड़ों के दामन तक चली गई थी। लगता दूर क्षितिज पर सतरंगी धूल उड़ रही है। विशाल मैदान, कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियाँ और उन पर स्वच्छ नीला आकाश जिसकी पारदर्शी ऊंचाइयों में चीलें तैर रही थी। बाईं ओर ऊंचा पहाड़ था जिसे नीली आभा ढके हुए थी। पहाड़ की ऊंचाई पश्चिम की ओर ढलते ढलते इतनी कम हो गई थी कि मैदानों को छूने लगी थी। दाईं ओर दूरियों के धुंधलके में लाली मायल की पहाड़ियों की धूमिल सी आकृतियां नजर आ रही थीं। सूर्योदय के समय इस दृश्य को दिखा पाने के लिए ही रिचर्ड अपनी पत्नी को ले आया था। रिचर्ड ने मुड़कर लीज़ा के चेहरे की ओर देखा। इस दृश्य को देखकर उस पर कैसा असर हुआ होगा, वह देखना चाहता था। इस मनोरम दृश्य को वह इस ढंग से लीज़ा के सामने पेश करना चाहता था कि मानो इतने दिन तक इसे एक तोहफे की तरह संभाल कर रखा हो। प्रातः की सुहावनी हवा में लीज़ा के सुनहरे बाल हौले हौले उड़ रहे थे। उसकी नीली आँखों में एक विशेष प्रकार की स्वच्छता और चमक थी। केवल आँखों के नीचे हल्के हल्के घूमड़ बनने लगे थे जो ऊब के कारण, अधिक बियर पीने तथा देर तक सोते रहने के कारण पैदा हो गए थे। लीज़ा को खुश कर पाने के लिए ही वह उसे यहाँ लाया था। अब की बार लगभग 6 महीने के बाद लीज़ा विलायत से लौटी थी और रिचर्ड्स नहीं चाहता था कि पिछली कहानी फिर से दोहराई जाए और लीज़ा नई जगह पर ऊबने लगे और परेशान होकर फिर विलायत लौट जाए। यदि लीज़ा को यह शहर पसंद नहीं आया तो यहाँ का निवास दोनों के लिए नरक बन जाएगा। वह दिन भर दफ्तर में काम करने के बाद लौटेगा तो दोनों के बीच कोसा-कोसी शुरू हो जाएगी। रिचर्ड ने मन ही मन पक्का इरादा कर लिया था कि सुबह का वक्त वह लीज़ा के साथ बिताया करेगा। इसी कारण पिछले 1 हफ्ते से जब से लीज़ा आई थी वह कभी ठंडी सड़क पर, कभी टोपी पार्क में तो कभी घुड़सवारी पर उसे बाहर लाता रहता था। अपनी ओर से लीज़ा भी पूरी कोशिश कर रही थी कि वह भी रिचर्ड्स की रुचियों में रुचि लेने लगे और अपने मन को लगाए रखे। ज़िले के डिप्टी कमिश्नर की पत्नी के नाते लीज़ा अकेली भी छावनी सदर में घूमती तो देसी लोग उठ उठ कर सलाम करते थे, भाग भाग कर उसकी हुक्म बजा लाते थे। पर कोई यहाँ तक अकेला घूम सकता है और डिप्टी कमिश्नर का समय अपना समय नहीं होता। इसलिए दोनों के ही मन में अंदर ही अंदर इस बात का खटका भी था कि वह ज़्यादा देर तक चल पाएगा या नहीं, चाहते हुए भी निभ पाएगा या नहीं। वह सुंदर है, लीज़ा बोली। वह सामने पहाड़ कौन सा है? क्या यहीं से हिमालय के पहाड़ शुरू हो जाते हैं? हाँ,
यही समझो, रिचर्ड्स ने प्रोत्साहित होकर कहा। और यह घाटी आगे चलकर ऊंचे पहाड़ों के बीच सैकड़ों मील दूर तक चली गई है। कितनी सुनसान सी घाटी है, लीज़ा बुदबुदाई। नहीं लीज़ा, यह बड़ी ऐतिहासिक घाटी है। हिंदुस्तान में आने वाले सभी हमलावर इसी रास्ते से आए थे। मध्य एशिया से आने वाले भी और मंगोलिया से आने वाले भी। रिचर्ड्स का उत्साह बढ़ रहा था। अलेक्जेंडर भी इसी रास्ते हिंदुस्तान में आया था। आगे चलकर घाटी दो रास्तों में बट गई है। एक रास्ता तिब्बत की तरफ चला जाएगा और दूसरा अफ़गानिस्तान की तरफ। इसी रास्ते सौदागर लोग भी और बुद्ध धर्म के प्रचारक भी दूर दूर तक जाते थे। बड़ा ऐतिहासिक इलाका है। मैं तो पिछले महीने भर से इसमें घूम रहा हूँ। इतिहासकार के लिए तो यह इलाका बेशकीमती है। जगह जगह पुरानी इमारतों के खंडहर हैं, किले, बुद्ध विहार, सराय। तुम तो रिचर्ड यूँ बातें कर रहे हो जैसे यह तुम्हारा अपना देश हो, लीज़ा ने हंसकर कहा। देश अपना नहीं है लीज़ा, पर इतिहास का विषय तो अपना है, रिचर्ड्स ने मुस्कुराकर कहा। फिर घुड़सवारी की बेंत पहाड़ी की ओर दिखाते हुए बोला, उस पहाड़ के पीछे करीब 17 मील की दूरी पर टेक्सिला के खंडहर हैं। टेक्सिला जानती हो ना? हाँ, नाम सुना है। वहाँ किसी ज़माने में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। लीज़ा मुस्कुरा दी। वह समझ गई कि रिचर्ड्स अब घाटी का सारा इतिहास सुनाएगा। उसे रिचर्ड्स का उत्साह अच्छा लगा। रिचर्ड्स सूखे पत्थरों के बारे में भी बड़े उत्साह से बातें कर सकता है। इसमें बच्चों जैसा कौतूहल है। डिप्टी कमिश्नर होने के बावजूद एक प्रकार का भोलापन है। काश कि वह भी इन बातों में दिलचस्पी ले सकती। वहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, तुम्हें अच्छा लगेगा। वहाँ से हाल ही में गौतम बुद्ध का एक बुत लाया हूँ। क्यों, पहले तुम्हारे पास क्या कम बुत थे? एक और उठा लाए। वहाँ नज़दीक ही खुदाई हो रही थी, बहुत से बुत मिले हैं। क्यूरेटर ने एक बुत मुझे भेंट दे दी। लीज़ा की आंखों में सामने बंगले के बड़ा कमरा घूम गया, जिसमें रिचर्ड्स ने तरह तरह के बुत और भारतीय लोक कला के नमूने सजा रखे थे और अलमारियों में किताबें ठसाठस भरी थी। यही धुन इसे कीनिया में भी सवार रहती थी। वहाँ अफ्रीका की लोक कला के नमूने भरता रहता था। तरह तरह की तीर कमान, मणके, पक्षियों के पर, टोटम, और यहाँ बुत इकट्ठे करता रहता है। लीज़ा का ध्यान फिर आसपास के दृश्य की ओर गया। बाईं ओर नीचे छोटे छोटे पेड़ों का घना जंगल था। उसी के अंदर से घोड़े चलते हुए वे टीले के ऊपर आए थे। जंगल में से निकलकर टीले के ऊपर जाने पर दृश्य खुल गया था। दाईं ओर छोटे छोटे टीले थे और उनके आगे मैदान था जो फैलकर दूर धुंधलके में खो गया था। यहाँ की मिट्टी कैसी है? लाल लाल रंग की? लीज़ा टीलों की ओर देखती हुई बुदबुदाई। फिर रिचर्ड्स की ओर मुड़कर बोली, सड़क कहाँ है? या क्या हम फिर से जंगल के रास्ते ही लौट कर जाएंगे? फिर मजाक के से स्वर में बोली, वह सड़क तो दिखाओ जिस पर से अलेक्जेंडर हिंदुस्तान आया था। उन दिनों पक्की सड़कें नहीं थी लीज़ा, लेकिन एक पुरानी सड़क, लगभग 400 साल पुरानी, उस टीले के पीछे से होकर चली गई है। लीज़ा ने रिचर्ड्स की ओर देखा। मोटे फ्रेम के चश्मे के नीचे रिचर्ड्स के चेहरे का निचला हिस्सा बड़ा नाजुक सा लगता था। लीज़ा का मन हुआ रिचर्ड्स उस इलाके के पत्थरों, खंडहरों की चर्चा छोड़कर उसके साथ लाड प्यार की बातें करे, पर रिचर्ड्स अपनी लहर में बोले जा रहा था। इस इलाके के लोग भी बहुत पुराने ज़माने से, सैकड़ों बरसों से यहाँ बसे हुए हैं। फिर लीज़ा की ओर घूमकर बोला, क्या यहाँ के लोगों को तुमने ध्यान से देखा है? एक ही नस्ल के लोग हैं, नाक नक्श सबका एक जैसा है।
एक तरह की नाक, होंठ, चौड़ा माथा, ब्राउन रंग की आँखें। यहाँ के लोगों की आँखें ब्राउन रंग की हैं। तुमने ध्यान दिया है लीज़ा? एक ही नस्ल के कैसे हो सकते हैं रिचर्ड्स, जबकि तुम कहते हो इस रास्ते से तरह तरह के लोग आते रहे हैं। नहीं नहीं लीज़ा, यही बात तो लोग भूल जाते हैं। रिचर्ड्स की आवाज़ में उत्तेजना आ गई थी, मानो वह अपनी किसी खोज को प्रमाणित करने जा रहा है। अपरिचित नाम होंगे, बहुत स्थान है, वह कहे जा रहा था। जगह जगह पर अनजानी पीरों की कब्रें हैं जिन पर लोग दिए जलाते हैं। पुराने किले हैं, मंदिर हैं। फिर बेंत से उसी पहाड़ी के दामन में फैले एक और पेड़ों की झुरमुट की ओर इशारा करते हुए बोला, वहाँ थोड़ी दाईं ओर भी एक बढ़िया पिकनिक स्पॉट है। वहाँ किसी पीर की कब्र है, मुसलमानों के किसी पीर की कब्र है। वहाँ पर वसंत के मौसम में एक अनूठा मेला लगता है। दूर दूर से नाचने गाने वाले औरतें जमा होती हैं और 15 दिन तक मेला लगा रहता है। दिन को लोग जुआ खेलते हैं, रात को नाच गान होता है। तुम्हें कभी ले चलूँगा। क्या आजकल वहाँ मेला लगा है? हाँ लगा है, पर इन दिनों जाना ठीक नहीं। क्यों? इन दिनों हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव पाया जाता है। दंगा फसाद का डर है। लीज़ा ने हिंदुओं और मुसलमानों की स्थिति के बारे में सुन रखा था, लेकिन वह इनके बारे में जानती हुई बहुत कम थी। मैं तो अभी तक हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग से पहचान भी नहीं सकती। तुम पहचान लेते हो रिचर्ड्स कि आदमी हिंदू है या मुसलमान? हाँ, मैं पहचान लेता हूँ। घर का खानसामा क्या हिंदू है या मुसलमान? मुसलमान। तुम कैसे जानते हो? उसके नाम से, फिर उसकी छोटी सी दाढ़ी है, उसके पहनाव में से भी, फिर वह नमाज पढ़ता है, यहाँ तक कि उसके खान पान के तरीके से भी अलग हैं। तुम्हें सब मालूम है रिचर्ड्स? कुछ कुछ मालूम है। तुम कितना कुछ जानते हो। तुम्हें ढेरों बातें मालूम हैं। मैं तो कुछ भी नहीं जानती। तुम मुझे भी बताना रिचर्ड, मैं भी समझना चाहती हूँ। और वह तुम्हारा सेक्रेटरी, वह जो उस रोज स्टेशन पर आया था, सफ़ेद सफ़ेद दांतों वाला, वह कौन है? हिंदू या मुस्लिम? वह मुस्लिम। वह हिंदू है। तुमने कैसे जाना? उसके नाम से। तुम नाम से ही जान जाते हो? बड़ा आसान है लीज़ा। मुसलमानों के नामों के अंत में अली, दीन, अहमद ऐसे ऐसे शब्द लगे रहते हैं। हिंदुओं के नाम के पीछे शब्द जैसे लाल, चंद, राम लगे रहते हैं। रोशन लाल होगा तो हिंदू, रोशन दीन होगा तो मुसलमान, इकबाल चंद होगा तो हिंदू, इकबाल अहमद होगा तो मुसलमान। इतना कुछ तो मैं कभी भी नहीं जान सकूंगी, लीज़ा हतोत्साहित होकर बोली। और वह टर्बन वाला आदमी कौन है जो तुम्हारी गाड़ी चलाता है, जिसकी लंबी सी दाढ़ी है? वह सिख है। वह पहचानना मुश्किल काम नहीं है। लीज़ा हंसकर बोली, सभी सिखों के नाम के पीछे सिंह लगा रहता है। रिचर्ड ने कहा। दोनों टीले से पर से नीचे उतरने लगे। हवा में हल्की हल्की तपिश आने लगी थी। सूरज निकल आया था और वातावरण पर से रहस्य का झीना पर्दा उतरने लगा था। इस इलाके में घूमने का बहुत मज़ा है। तुम्हें अच्छा लगेगा लीज़ा। हर वीकेंड कहीं न कहीं निकल जाया करेंगे। रिचर्ड का घोड़ा आगे आगे था। दोनों गोल गोल पत्थरों से अटे सूखे नाले को पार कर रहे थे। इस वीकेंड को कहाँ चलोगे? टेक्सिला? लीज़ा की आवाज़ में रिचर्ड को हल्का सा व्यंग का भास हुआ। रिचर्ड के लिए टेक्सिला बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण स्थल था। वहाँ पर वह घंटों घूमता रहता था, बार बार जाना चाहता था। लेकिन लीज़ा, क्या लीज़ा भी खंडहर में घूमना पसंद करेगी? कुछ दिन के लिए वहाँ नहीं जा पाएंगे लीज़ा। आजकल शहर में थोड़ा तनाव पाया जाता है। जब स्थिति बेहतर हो गई तो चलेंगे। इस वीकेंड तो रिचर्ड को सूझ नहीं पाया कि क्या कहे। आने वाला वीकेंड कैसा होगा, वह कहीं लीज़ा को ले जा पाएगा या नहीं, वह स्वयं स्पष्टतया नहीं जानता था। कहीं निकल जाएंगे, यह बुदबुदाया और नीचे पहुंचकर घोड़े की बाग मोड़ दी। नाश्ता करने से पहले रिचर्ड और लीज़ा
बंगले के अनगिनत कमरे लांघते हुए बड़े कमरे में आकर रुके। अप्रैल का महीना शुरू होते ही, दिन चढ़ने पर ही खिड़कियों और दरवाज़ों पर पर्दे डाल दिए जाते थे, जिससे घर के अंदर स्निग्ध सा अंधेरा बना रहता है और दिन की भी बिजली की रोशनी की ज़रूरत रहती है। चारों ओर दीवारों के साथ लगी अलमारियों में किताबें ठसाठस भरी थी। उनके बीच जगह जगह दीवार के साथ लकड़ी के ऊंचे आधार रखे थे, जिन पर बुद्ध या बोधिसत्वों के अनेक ऊर्ध्वगार बुत रखे हुए थे। प्रत्येक बुत के ऊपर बिजली की रोशनी का अलग से प्रबंध किया गया था। बटन दबाने पर रोशनी ऐसे कोण से बुत के चेहरे पर पड़ती कि उसका रूप खिल उठता। इनके अतिरिक्त दीवारों पर भारतीय चित्रकला के अनेक चित्र, अंगीठी पर गुड़िया और ताम्रपत्र पर लिखा एक ग्रंथ रखा था। अंगीठी के सामने शिलालेख का एक बड़ा सा टुकड़ा लकड़ी के कुंदे के सहारे खड़ा था। निकट ही 3 मूढ़े और काली लकड़ी का एक लंबी नीची तिपाई रखी हुई थी। यहाँ रिचर्ड पाइप सुलगाकर पढ़ा करता था। यहीं पर खानसामा स्टोव पर पानी की केतली और चाय के बर्तन भी रख जाता था। रिचर्ड को स्वयं चाय बनाकर पीने का शौक था। तिपाई पर अधखुली किताबें, पत्रिकाएं रखी थी और साथ में पाइप स्टैंड रखा था, जिसमें तरह तरह के 7-8 पाइप रखे थे। तिपाई के ऐन ऊपर बड़े गोल शेड के लैंप लटक रहा था। पढ़ते समय बत्ती जलाने पर प्रकाश का वृत्त इन्हीं 3 मूढ़ों और तिपाई पर ही बना रहता। बाकी कमरे में अंधेरा रहता था। लीज़ा की कमर में हाथ डाले रिचर्ड बुद्ध की मूर्तियाँ, जिन्हें उसने लीज़ा के चले जाने के बाद इकट्ठा किया था, एक एक करके दिखा रहा था। बंगले के बाहर होता हूँ तो हिंदुस्तान के किसी शहर में होता हूँ, बंगले में लौटता हूँ तो पूरे हिंदुस्तान में लौट आता हूँ, रिचर्ड कह रहा था। मोटे काले फ्रेम का चश्मा, मुंह में पाइप, ओढ़नियों पर लगे झब्बों वाली पुरानी कोट और नीचे कॉर्डराय की ढीली सी पतलून पहने एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता हुआ रिचर्ड किसी संग्रहालय का क्यूरेटर लगता था। वे बुद्ध की एक मूर्ति के सामने आकर रुक गए। बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान है जो उसके होठों के आसपास खेलती रहती है। बुद्ध के चेहरे को ऐसी रोशनी में रखना चाहिए जिसमें यह मुस्कान उधड़ आए। ठहरो, मैं तुम्हें दिखलाता हूँ, रिचर्ड ने कहा और सामने रखी बुद्ध की मूर्ति को थोड़ा दाईं ओर को घुमा दिया और बटन दबा दिया, जिससे बुद्ध के ऐन ऊपर टंगी रोशनी जग गई। देखा लीज़ा, देखा, रिचर्ड ने चहक कर कहा। लीज़ा को भी लगा कि बुद्ध के चेहरे पर मुस्कान सहसा खिल उठी। शांत, स्निग्ध, तनिक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान होठों के कोने में छिपी रहती है। 45 डिग्री के कोण पर से हल्की सी रोशनी डालो तो जैसे मुस्कान फूट कर बाहर आ जाती है। अब इसी का कोण मोड़ दूँ तो मुस्कान बहुत कुछ ओझल हो जाएगी। लीज़ा ने मुड़कर रिचर्ड के चेहरे की ओर देखा। ये आदमी लोग कितने अजीब होते हैं, कितना रस ले लेकर पत्थरों और खंडहरों के बारे में बातें करते रहते हैं। कोई स्त्री बातों के बारे में जानते हुए भी इतना चहकेगी नहीं, इतनी डींग नहीं मारेगी। उसने रिचर्ड का बाजू दबा दिया और उसके कंधे पर अपना गाल रख दिया। बुद्ध के बुतों की यही सबसे बड़ी खूबी है। एक हल्की सी मुस्कान बुद्ध के होठों पर खेलती ही रहती है, रिचर्ड ने कहा और झुककर लीज़ा के बालों को चूम लिया। हर कमरे में तरह तरह की बत्तियाँ थीं। जहाँ कहीं बैठने का प्रबंध था, वहाँ से घंटी की तार किचन तक अथवा बरामदे तक चली गई थी। इन कमरों में घूमते रिचर्ड्स को देखकर कोई नहीं कह सकता था वह ज़िले का सबसे बड़ा अफसर है। यहाँ पर तो वह भारतीय इतिहास का मर्मज्ञ था, भारतीय कला का पारखी। हाँ,
जब वह प्रशासक की कुर्सी पर बैठता तो वह ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधि था और उन नीतियों का कार्यान्वित करता जो लंदन से निर्णीत होकर आती है। एक काम को दूसरे काम से अलग रखना, एक भावना को दूसरी भावना से अलग रखना उसके प्रशिक्षण की, उसके स्वभाव की विशिष्टता थी। वह एक तरह के काम से बिल्कुल दूसरे तरह के काम में बड़ी आसानी से अपने को ढाल लेता था। वह निजी रुचियों को सरकारी काम से अलग रख सकता था, अलग से देख सकता था। एक विशेष अनुशासन में उसका जीवन घूमता था। सप्ताह में 3 दिन वह कचहरी करता, जिला मजिस्ट्रेट के नाते मुकदमे सुनता था। जब जज की कुर्सी पर बैठता तब वह भूल जाता कि वह हाकिमों का नुमाइंदा है और नेटिव लोगों के मुकदमे सुन रहा है। तब वह न्याय करता, इंडियन पिनल कोड की धाराओं को यथावत लागू करता। एक क्षेत्र के विचार और भावनाएं दूसरे क्षेत्र में उलझ नहीं पाती थी। इसी कारण से उसे मानसिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। वह कभी भी द्विधा का शिकार नहीं होता था। उसके अपने विश्वास क्या हैं, धारणाएं क्या हैं, इनके बारे में निश्चय से कुछ भी कह पाना कठिन था। शायद रिचर्ड ने यह सवाल अपने से भी कभी नहीं पूछा होगा। जब कभी दुविधा उठती तो वह अपने संवेदन को, अपने विचारों को अपनी डायरी में उंडेल देता था। प्रशासन के क्षेत्र में उसकी निजी मान्यताओं का कोई दखल नहीं था, बल्कि वे असंगत थी। यह विचार कि हमारा आचरण हमारी मान्यताओं के अनुरूप होना चाहिए एक ऐसा भोंडा आदर्शवाद है जिससे सिविल सर्विस में नाम लिखाते ही अफसर अपना पिंड छुड़ा लेता है। फिर रिचर्ड्स की अपनी भूमिका क्या थी? प्रशासन में उसकी विशिष्ट योगदान किस बात में था? वह उस योग्यता में पाया जाता था जिससे वह ब्रिटिश सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करता था। उस पैनी दृष्टि में था, उस सूझ में था जिससे वह स्थिति को समझ लेता था, तथ्यों को पकड़ लेता था। उस चौकसी में था जिससे बिना किसी आहट के ब्रिटिश सरकार की नीतियों को अमली जामा पहनाया जाता था। यह सवाल ही असंगत है कि उसकी निजी मान्यताएं क्या थी। कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय चुनते समय उसके नैतिक पक्ष के बारे में सोचता ही कब है? वह तो केवल निजी लाभ और निजी हित के बारे में ही सोचता है। एक दूसरे की कमर में हाथ डाले दोनों डाइनिंग रूम की ओर चल पड़े। लीज़ा को घर में यही कमरा सबसे अधिक पसंद था। बलूत की लकड़ी की बनी काले रंग की गोल मेज के ऐन बीचों बीच पीतल का एक चौड़ा गोल तश्तरी रखी हुई थी, जिसमें लाल गुलाब के फूल चुन चुनकर भर दिए गए थे। इस तश्तरी के ऐन ऊपर जालीदार शेड वाला बिजली का लैंप था, जो छत पर से लटक कर सीधा तश्तरी के ऊपर उतर आया था। रोशनी का वृत्त सीधा फूलों की तश्तरी पर पड़ रहा था और जालीदार शेड में से छन छन कर रोशनी टेबल पर रखी चीनी की सुंदर प्लेटों और उसके आसपास रखे लाल रंग के सर्विएटों पर पड़ी थी। रिचर्ड को इस तरह के सजावट में रस मिलता था और लीज़ा जानती थी कि उसके साथ रहते हुए उसे रिचर्ड की ही सनकों के अनुरूप अपने को ढालना होगा। मेज़ पर नाश्ते के लिए बैठने से पहले रिचर्ड दहलीज पर ठिठका खड़ा रहा। क्या सोच रहे हो? लीज़ा ने रिचर्ड के कंधे पर सिर रखते हुए कहा। सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। तुम यहाँ के लोगों के बारे में जानना चाहती हो ना, यहाँ की स्थितियों के बारे में। मैं कुछ भी जानना नहीं चाहती। मैं यही जानना चाहती हूँ कि तुम दफ्तर से कब लौटोगे। और लीज़ा हाथ बढ़ाकर रिचर्ड का वक्त सहलाने लगी। रिचर्ड ने झुककर उसके होंठ चूम लिए। अभी से उगने लगी। उसे फिर से भास हुआ जैसे क्षितिज पर कोई बादल का टुकड़ा नमूदार हो गया है, जो धीरे धीरे बड़ा होने लगा है, गहराने लगेगा और समय पाकर सारे आकाश को ढक लेगा। रिचर्ड ने उसे और ज़्यादा ज़ोर से बाहों में भींच लिया, पर रिचर्ड को इस दुलार ने कोई विशेष रस नहीं मिल रहा था।
इसके पीछे एक प्रकार की आशंका थी कि अब की बार लीज़ा के साथ कैसे दिन कटेंगे। अपने होठों से लीज़ा के बाल और माथा और आंखें सहलाता हुआ उसे किसी किसी विशेष उत्तेजना का भास नहीं हो रहा था। रात को जिस देह को उत्तेजना और आग्रह के साथ वह लीज़ा के देह के साथ चिपटाए रहता था, इस समय वही देह उसे स्थूल और मांसल सी लग रही थी। लीज़ा को बहलाने के लिए वह केवल प्रेम का अभिनय कर रहा था, एक प्रकार का फर्ज अदा कर रहा था। तभी मेज़ के पीछे अंधेरे में खड़ा खान सामा धीरे से आगे बढ़ाया। रोशनी के वृत्त में पहुंचने पर उसकी सफ़ेद वर्दी पर बंधा लाल रंग का कमरबंद चमक उठा। दबे पांव तनिक भी आहट किए बिना वह मेज़ पर नाश्ता लगाने लगा। लीज़ा और रिचर्ड पहले ही की भांति एक दूसरे के बाहों से बंधे रहे। पहले पहल जब कभी खुले दरवाजे से में खड़े वे एक दूसरे से प्यार कर रहे होते और कोई खान सामा या नौकर अचानक किसी काम से आ जाता तो लीज़ा ठिठक कर अलग हो जाती थी, पर रिचर्ड उसे बाहों में दबाए रखता और खान सामा अपना काम करते रहता। झेप के कारण लीज़ा अपनी आंखें बंद कर लेती ताकि वह खान सामा की उपस्थिति को भूल ही रहे, पर धीरे धीरे वह समझ गई थी कि खान सामा एक नेटिव ही तो है, इस पर भी मामूली खानसामा है, इसलिए उसकी उपस्थिति को वह बाधा नहीं समझती थी। अब की बार तुम्हें ज़रूर किसी न किसी काम में दिलचस्पी लेते रहना चाहिए लीज़ा। किस काम में? कितने ही काम हैं। डिप्टी कमिश्नर की पत्नी तो ज़िले की प्रथम महिला गिनी जाती है। तुम जो भी काम हाथ में लोगी उसी में अन्य अफसरों की बीवियाँ तुम्हारी मदद करेंगी। मैं जानती हूँ। रेड क्रॉस के लिए चंदा इकट्ठा करो, फ्लावर शो के लिए आयोजन करो, बच्चों की फीट तैयार करो, सैनिकों की मदद के लिए कपड़े जूते इकट्ठे करो। यही ना? एक और संस्था भी है जो यहाँ खोलने का इरादा है, जानवरों की देखभाल और रक्षा के लिए। यहाँ पर अभी तक इस किस्म की कोई संस्था नहीं है। कैंटोनमेंट की सड़कों पर आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, उन्हें हटाना। घोड़ा गाड़ियों में बूढ़े लंगड़े घोड़े जुते रहते हैं। इनका क्या करोगे? इन्हें मरवा देना चाहिए। इनसे काम लेते रहना तो जुर्म है। आवारा कुत्ते बीमारी फैलाते हैं, हलक जाते हैं तो लोगों को काट खाते हैं। तुम कोई सा काम चुन लो जिसमें तुम्हारी रुचि हो। तुम तो डिप्टी कमिश्नरी करो और मैं कुत्ते मरवाती फिरूं। मुझे क्या पड़ी है? उसने कहा। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम हमेशा मेरे साथ मजाक करते हो। मैं मजाक नहीं करता। मैं तो चाहता हूँ तुम किसी न किसी काम में रुचि लेने लगो। मैं तुम्हारे कामों में रुचि लूँगी। तुम मुझे बताओ जो सुबह बता रहे थे हिंदुस्तानी लोगों के बारे में। रिचर्ड्स मुस्कुरा दिया। सुनो, सभी हिंदुस्तानी चिड़चिड़े मिजाज के होते हैं, छोटे से उकसाव पर भड़क उठने वाले, धर्म के नाम पर खून करने वाले। सभी व्यक्तिवादी होते हैं और सभी सफ़ेद चमड़ी वाली औरतों को पसंद करते हैं। लीज़ा को वाक्य का अंतिम अंश सुनते हुए लगा कि रिचर्ड फिर मजाक करने लगा है। लीज़ा की नज़र में वह बड़ा विद्वान और योग्य व्यक्ति था, पर उसे यह भी लगता था कि वह लीज़ा को जाहिल समझता है और उसके वाक्यों में अक्सर व्यंग छिपा रहता है। गंभीर विषय पर बात करते हुए भी वह सहसा एकाध वाक्य ऐसा लगा देता मानो मजाक कर रहा हो। इससे लीज़ा को शक होने लगता कि उसकी गंभीर बातों में भी कोई तथ्य है या वह भी मजाक ही है। तभी कोई बात मेरे साथ संजीदगी से नहीं करते, लीज़ा ने उलाहने के स्वर में कहा। संजीदगी से बात करने में दुख ही क्या है? रिचर्ड्स खोए खोए मन से कहा। सुनो लीज़ा, यहाँ पर शायद कोई गड़बड़ हो। लीज़ा ने आंखें ऊपर उठाईं और रिचर्ड के चेहरे की ओर देखने लगी। क्या गड़बड़ी होगी? फिर जंग होगी? नहीं, मगर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तानातानी बढ़ रही है। शायद फसाद होंगे।
ये लोग आपस में लड़ेंगे? लंदन में तो तुम कहते थे कि ये लोग तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे खिलाफ भी लड़ रहे हैं और आपस में भी लड़ रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम फिर मजाक करने लगे? धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं, देश के नाम पर हमारे साथ लड़ते हैं। रिचर्ड ने मुस्कुराकर कहा, बहुत चालाक नहीं बनो रिचर्ड, मैं सब जानती हूँ। देश के नाम पर लोग तुम्हारे साथ लड़ते हैं और धर्म के नाम पर तुम इन्हें आपस में लड़ाते हो। क्यों, ठीक है ना? हम नहीं लड़ाते लीजा, ये लोग खुद लड़ते हैं। तुम इन्हें लड़ने से रोक भी तो सकते हो। आखिर हैं तो ये एक ही जाति के लोग। रिचर्ड को अपनी पत्नी के भोलेपन प्यारा लगा। उसने झुककर लीजा को चूम लिया, फिर बोला, डार्लिंग, हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है। उनकी दिलचस्पी तो देखने में होती है कि वे किन किन बातों में एक दूसरे से अलग हैं। तभी खानसामा ट्रे उठाए चला है। उसे देखकर लीजा बोली, यह हिंदू है या मुसलमान? तुम बताओ, रिचर्ड ने कहा। लीजा देर तक खानसामा की ओर देखती रही, जो ट्रे का सामान रख चुकने के बाद बुत का बुत बना खड़ा रहा। हिंदू है। रिचर्ड हंस दिया। गलत। गलत क्यों? फिर ध्यान से देखो। लीजा ने ध्यान से देखा। सिख है, इसकी दाढ़ी है, सिर पर टर्बन है। रिचर्ड फिर हंस दिया। खानसामा अभी भी मूर्तिवत निश्चेष्ट खड़ा था। उसके चेहरे की एक भी मांसपेशी नहीं हिली थी। इसने दाढ़ी को तराश रखा है। सिख लोग दाढ़ी को तराश नहीं सकते। यह उनके धर्म के खिलाफ है। यह तो तुमने मुझे नहीं बताया था। लीजा बोली, मैं कितनी ही और बातें तुम्हें नहीं बताई हैं। जैसे जैसे यह कि सिखों के 5 निशान होते हैं। बालों के अलावा 4 चिन्ह और हैं। हिंदुओं के सर पर चुटिया होती है। मुसलमानों के भी अपने निशान होते हैं। फिर खान पान में भी हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते। सिख लोग झटके का मांस खाते हैं, जबकि मुसलमान लोग हलाल का मांस खाते हैं। तुम नहीं चाहती कि मैं इनके बारे में कुछ भी सीख पाऊँ? इतनी ढेर सी बातें किसी को याद रह सकती हैं? फिर खानसामे की ओर देखकर बोली, यह सब जान लेने पर क्या मैं देखते ही बता सकूंगी कि आदमी हिंदू है या मुसलमान? एक एक निशान देखे बिना कोई कैसे बता सकता है? फिर हंसकर बोली, मैं शर्त बांधकर कह सकती हूँ कि इन लोगों को खुद नहीं मालूम होता होगा कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है। और रिचर्ड, तुम भी झूठ बोलते हो, तुम्हें भी पता नहीं चलता होगा। फिर खानसामा की ओर मुखातिब होकर बोली, खानसामा, तुम मुसलमान मेम साहब, तुम हिंदू को मारेगा? खानसामा सकपका गया। उसने आंख उठाकर मेम साहब की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर साहब की ओर देखने लगा। फिर वह आगे बढ़कर रोशनी के वृत्त में आ गया और एक तश्तरी साहब के सामने बढ़ा दी, जिस पर एक तह किया हुआ कागज़ रखा था, और पीछे अंधेरे में हट गए। रिचर्ड ने कागज़ को खोलकर देखा और फिर तह करके तश्तरी पर रख दिया। क्या है रिचर्ड? नगर की रिपोर्ट लीजा, रिचर्ड ने धीमे से कहा और अपने विचारों में खो गया। कैसे रिपोर्ट रिचर्ड? शहर की स्थिति की। तुम तो जानती हो, मेरे पास हर रोज़ सुबह 3-4 महकमों की रिपोर्ट आती हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट की, हेल्थ ऑफिसर की, सिविल सप्लाईज ऑफिसर की। मुझे माफ़ करना, कहता हुआ रिचर्ड खाने वाले कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर तक लीजा हतबुद्धि सी बैठी रही। रिचर्ड ने अभी तक कॉफ़ी नहीं पी थी। वह असमंजस में थी कि वह स्वयं कॉफ़ी पी ले या रिचर्ड का इंतज़ार करे, पर रिचर्ड शीघ्र ही लौट आया। यह किसकी रिपोर्ट थी रिचर्ड? पुलिस सुपरिटेंडेंट की, रिचर्ड ने कहा, फिर आश्वासन के स्वर में बोला, कोई ख़ास बात नहीं है, रोज़ की रूटीन रिपोर्ट है। बोला, कोई ख़ास बात नहीं, रोज़ की रूटीन रिपोर्ट है। लेकिन लीजा को लगा जैसे रिचर्ड कुछ छिपा रहा है। कुछ तो है रिचर्ड, तुम कुछ छिपा रहे हो। छिपाने को है क्या लीजा? फिर तुमसे छिपाऊंगा? शहर की बातों से
मुझे या तुम्हें लगा भी क्या है कि मैं छिपाता फिरूं। फिर भी कुछ तो है। सुपरिटेंडेंट ने क्या क्या लिखा है? उसने इतना भर लिखा है कि शहर में थोड़ा तनाव पाया जाता है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच। मगर यह कोई नई बात तो नहीं। हिंदुस्तान में आजकल जगह जगह यह तनाव पाया जाता है। फिर तुम क्या करोगे रिचर्ड? मुझे क्या करना है लीज़ा? मैं शासन करूँगा। और क्या करूँगा? लीज़ा ने आंख ऊपर उठाई। तुम फिर मजाक करने लगे रिचर्ड। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव पाया जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम उनका झगड़ा निपटाओगे नहीं? रिचर्ड मुस्कुरा दिया और कॉफ़ी की घूंट भरकर सहज भाव से बोला, मैं उनसे कहूँगा तुम्हारे धर्म के मामले में तुम्हारे निजी मामले हैं, इन्हें तुम्हें खुद निपटाना है। सरकार तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तुम उनसे यह भी कहना कि तुम एक ही नस्ल के लोग हो, तुम्हें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तुमने मुझे वही बताया था ना रिचर्ड? ज़रूर कहूँगा लीज़ा, रिचर्ड ने तनिक व्यंग से कहा। दोनों चुपचाप कॉफ़ी की घूंट भरते रहे। फिर सहसा लीज़ा का चेहरा चिंतित हो उठा। तुम्हें तो कोई खतरा नहीं है ना रिचर्ड? नहीं लीज़ा, अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात की चिंता? लीज़ा के जहन में ये बात उतरी तो उसकी आंखों में रिचर्ड के प्रति आदर भाव छलक आया। ठीक ही तो कहते थे। तुम कितना कुछ जानते हो रिचर्ड। तुम सचमुच बड़े समझदार हो। मैं यूं ही डर गई थी। मुझे जैक्सन की पत्नी ने एक बार बताया था कि हिंदुस्तानियों को के किसी भीड़ को तितर बितर करने के लिए जैक्सन अकेला रिवॉल्वर हाथ में लिए भीड़ के पीछे पीछे भागने लगा था और वह पोर्टिको पर खड़ी देख रही थी और बेहद डर गई थी कि जाने क्या हो जाए। तुम सोचो रिचर्ड, अकेला जैक्सन और सड़कों पर लोगों की भीड़, कुछ भी तो हो सकता था। तुम चिंता नहीं करो लीज़ा। रिचर्ड ने कुर्सी से उठकर लीज़ा का गाल थपथपाया और बाहर निकल गया। धन्यवाद। ये था चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय मैं जल्दी ही लेके आऊँगी अगले भाग में। आप पहला भाग भी अवश्य सुन लीजिए, पहला और दूसरा भाग कंप्लीट सुन लीजिए। मैं जल्दी ही तीसरा भाग में लेके आऊँगी जिसमें पांचवें अध्याय से हम प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।